कहानी की शुरुआत में हम 10 साल की लड़की सुया को देखते हैं जो अनाथालय में रहती है। सुनहुई नाम की लड़की से उसकी गहरी दोस्ती थी, पर एक दिन सुनहुई की गलती से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। सभी बच्चों को अनाथालय से बाहर निकाल लिया गया, पर सुया गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके माथे पर बहुत सारे निशान आ गए। उसी दिन से सुया अपने चेहरे को एक अजीब सी विग के पीछे छुपाकर जी रही है। बिना विग के वो इतनी डरावनी दिखती है कि सभी उसे देखकर डर जाया करते थे, यहाँ तक कि उसे अपने चेहरे से भी डर लगने लगा है। अब सुया कोशिश कर रही है कि किसी तरह एक सामान्य जिंदगी जी सके। वो एक नए स्कूल में दाखिल होती है, बट जैसे ही वो गेट के अंदर कदम रखती है उसे एहसास हो जाता है कि वो लोगों की घूरती नजर से नहीं बच सकती। उसकी विग अजीब लगती है और बच्चे फुसफुसाने लगते हैं, कुछ तो हंसते भी हैं। उसी भीड़ में उसकी नजर पड़ती है सुई हुई पर। स्कूल की सबसे सुंदर और पॉपुलर लड़की। उसके साथ हमेशा दो हैंडसम लड़के रहते हैं जो उसके लिए जान तक देने को तैयार है और दोनों ही उससे प्यार करते हैं। जहाँ सुया का आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था और उसने कभी किसी लड़के का प्यार नहीं देखा, वहीं सुनहुई एक रॉयल लाइफ में पली है। उसके माता पिता को पब्लिक में इतना सम्मान मिलता है कि उन्हें परफेक्ट फैमिली ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है। सुया सुईहुन की परफेक्ट लाइफ देखकर जल उठती है और एक दिन सुनहुई से सवाल करने का फैसला करती है। वो सुईहुन की बालों में लगी पिन निकालती है, क्योंकि बचपन में वो उसकी चोटी बांधा करती थी। इसीलिए वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी याद है कि इस तरह से बालों को बांधना तुम्हें किसने सिखाया था। और साथ ही वो उसे एक मेज बॉक्स भी देती है जो बचपन से उसने उसे दिया था। और वो दोबारा पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। सुनहुई उसे खाली नजरों से देखती है और अचानक बचपन की सारी यादें उसके आंखों के सामने आने लगती है कि कैसे वो बचपन में साथ में बहुत खुश रहा करती थी और जब अनाथालय के बच्चे उसे बुली किया करते थे तो वो सुनहुई को उनसे बचाती थी और उसने उसे माचिस जलाना सिखाई थी। दोनों क्लास के बाहर खड़ी बातें कर रही होती है। सुया कहती है कि मुझे कभी किसी के द्वारा एडॉप्ट नहीं किया गया, मैं तुम्हारी तरह नहीं थी, मेरे साथ एक हादसा हुआ था। पर सुनहुई को कुछ याद नहीं होता। उस रात वो अनाथालय में बैठकर स्कूल के खर्चों की शिकायत करती है, लेकिन उसके पास कोई मदद नहीं। उसकी बहनें भी मजबूर है। सुया को लगता है कि जिंदगी ने उसे हर तरफ से घेर लिया है, क्योंकि वो जिस शॉप में काम करती थी वहाँ का बॉस भी कर्जे की वजह से भाग गया था और उसने सुया के 2 महीने के पैसे भी नहीं दिए थे। अगले दिन सुया मजबूरी में वह सुनहुई से पैसे मांगती है, लेकिन सुनहुई अपनी परफेक्ट दुनिया में खोई रहती है, जैसे सुया उसके लिए हवा भी नहीं है। सुया के अंदर जमा हुआ दर्द फट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहती है कि लोग उसे कचरे की तरह ट्रीट करना बंद करें। तभी सुनहुई का बॉडीगार्ड जैसा खड़ा लड़का जियोंग आगे आता है। बिना कुछ सोचे वो पैसे सुया के पास रख देता है और उसे धमकी देता है कि सुनहुई के पास दोबारा मत जाना। सबको लगता है कि सोया यही टूट जाएगी, मगर वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो जियोंग को जोरदार मुक्का मारती है सबके सामने, फिर एक जोरदार किक मारती है और पैसे वापस उसके मुंह पर फेंकते हुए सुनहुई की तरफ बढ़ती है और गुस्से में चिल्लाती है, क्या तुम मुझे भिखारी समझती हो? मुझे तुम्हारा गंदा घमंडी पैसा नहीं चाहिए। पूरे स्कूल के सामने सुनहुई की परफेक्ट इमेज हिल जाती है। कुछ देर बाद सुया स्कूल में अकेली चल रही होती है, तभी वही लड़का फिर उसके सामने आता है। सुया को लगता है कि शायद फिर से उसे तंग करेगा, लेकिन उल्टा वो उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। धीरे धीरे उसके मन में सुया के लिए एक अजीब सी इज्जत और एडमिरेशन होने लगता है, लेकिन फिर भी सुया अपना असली चेहरा उसे छुपाए रखती है। उधर सुनहुई परेशान है, उसे समझ ही नहीं आता कि सुया उससे इतनी नफरत क्यों करती है। कुछ दिनों बाद एक सुनसान गली में सुया सुनहुई को लेकर जाती है। सुनहुई डरी हुई थी और वो पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। सुया कांपते हाथों से वो अपनी विग हटाती है और अपने जले हुए चेहरे को सामने लाती है। सुनहुई दंग रह जाती है। इसी डर और गुस्से में सुया बोलती है, ये वही है जो तुमने उस आग में मेरे लिए छोड़ा था। फिर सच्चाई सामने आती है। सालों पहले सुया और सुनहुई जब उस अनाथालय में रहती थी, लेकिन जिस रात आग लगी सुया अंदर फंसी रह गई और सुनहुई को एक अमीर परिवार अपने साथ ले गया। सुया ये मान चुकी थी कि आग लगवाने के पीछे सुनहुई का ही हाथ था और वही उसकी जिंदगी बर्बाद होने की वजह है। उसे लोगों ने राक्षस कहा, गंदी कहा, मारा, धमकाया और अब इतने सालों बाद सुया सुनहुई के सामने एक वादा करती है, मैं दुनिया को बता दूंगी कि ये परफेक्ट गर्ल असल में कितनी बड़ी विलन है। सुनहुई उससे माफी मांगती है, मुझे नहीं पता था और वो आग गलती से लगी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गंभीर रूप से घायल हो जाओगी। सिया कहती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, इसीलिए तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना दुख हुआ होगा। उस दिन से मेरी जिंदगी नरक बन गई और वो वापस से अपना विग
पहनकर कहती है कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन स्कूल की छत पर सुया सुनहुई का दिया हुआ लेटर पढ़ रही थी, जिसमें सुनहुई ने उससे माफी मांगी थी और वो चाहती थी कि वो दोनों दोबारा साथ रहे, एक दोस्त की तरह जैसे बचपन में रहा करती थी। सिया भी इमोशनल हो जाती है पर वो उसे माफ नहीं कर सकती थी। तभी स्कूल की दो लड़कियां वहां आ गई और बदतमीजी करने लगी। वे उसकी वीक का मजाक उड़ाते हुए पूछने लगी कि उसके बाल सच में असली भी हैं या नहीं। सुया अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो उन लड़कियों पर टूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में लड़कियां डरी हुई बिल्ली की तरह कांपने लगी, पूरी तरह उसकी मार से सहम चुकी थी। लेकिन वो दोनों लड़कियां भी कहां हार मानने वाली थी। रात होते ही उन्होंने बाहर से अपने बॉयफ्रेंड गुंडे बुला लिए। जब सुया घर लौट रही थी तभी उसे घेर कर दीवार से लगा दिया गया। लड़कियों ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा पर सुया के अंदर इतना दर्द था कि उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। यह देखकर एक लड़का जो किसी विलन से कम नहीं था उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। सुया लगभग कुचली जाने ही वाली थी कि तभी अचानक जियोंग वहां आ जाता है। वो अकेला ही पूरी गैंग पर टूट पड़ता है। उसकी मार्शल आर्ट्स की स्किल के सामने गुंडों की हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगती है। कुछ ही देर में सब जमीन पर पड़े दर्द से कहरा रहे होते हैं। सुया पहली बार उसे ऐसे देखती है और उसकी आंखों में एक नया एहसास जगता है। नफरत के अलावा पहली बार दिल में कुछ और धड़कता है। वो जियोंग के बारे में सोचने लगती है, यहाँ तक कि उसे प्यार जैसा एहसास होता है। पर एक दिन जब वो हिम्मत करके जियोंग से बात करने जा रही थी तभी वो सुनती है कि जियोंग अपने दोस्त ह्यून से बात कर रहा होता है। ह्यून जियोंग से पूछ रहा था कि क्या तुम सुया को चाहने लगे हो, पर वो साफ इनकार कर देता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सुनहुई पसंद है और उसके अलावा मैं किसी और लड़की से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सुया का दिल गुस्से में फट पड़ता है। वो सीधी सुईहुन के पास जाती है और कहती है कि जिन लड़कों को वो अपना प्रोटेक्टर समझती है वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और अगर जियोंग तुमसे आज कुछ कहने की कोशिश करे तो तुम उसकी बात मत सुनना। सुनहुई इसकी वजह पूछती है पर वो गुस्से में भड़क उठती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। सारी क्लास हैरान रह जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद आज सुनहुई सुया के साथ घर लौट रही होती है। तभी जियोंग उससे बात करने आता है पर वो सुया की वजह से जियोंग की बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे कह देती है कि आज मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है और वो सुया के साथ वहाँ से निकल जाती है। सुया उसे घर छोड़ देती है। बदले की आग में जलती सुया चुपके से जियोंग के घर पहुँच जाती है पर सुनहुई मदद के लिए उसे अपना मैथ रजिस्टर देना चाहती थी, इसीलिए वो दौड़कर उसके पास जाने लगती है। पर वो देखती है कि सुया जियोंग के घर जा रही है। सुनहुई को हैरानी होती है, अगर वो घर के अंदर नहीं जा सकती थी। अंदर सुया को एक खूबसूरत रूम दिखता है, फूल गुब्बारे, रोमांटिक सेटअप, सब सुनहुई को प्रपोज करने के लिए तैयार किया गया था। जियोंग सुया की आंखों में जलन देखकर पूछता है, क्या तुम्हें सुनहुई से फीलिंग्स है? सुया ठंडेपन से जवाब देती है, सुनहुई तुमसे प्यार नहीं करती, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं और तुमने उसे जो नेकलेस दिया था वो उसने मुझे दे दिया और कहा कि वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जियोंग गुस्से से कांप उठता है। वो कहता है कि सुनहुई ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसे लगता है कि सुया ने वो नेकलेस चुरा लिया है। वो नेकलेस छीनने की कोशिश करता है और धक्का मुक्की में सुया की विग गिर जाती है। जियोंग उसका असली चेहरा देख लेता है। तुम तो वाकई एक मॉन्स्टर हो। टूट चुकी सुया एक चाकू उठा लेती है और खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है। जियोंग उसे रोक तो लेता है लेकिन अंदर से सुया फिर से अपनी पुरानी अंधेरी यादों में डूब जाती है। तभी चीखों की आवाज सुनकर सुनहुई अंदर आ जाती है और पूरा सीन देख लेती है। सुया चीखते हुए उस पर टूट पड़ती है, सबकी वजह तुम हो, आग, मेरे जख्म, मेरी बर्बाद जिंदगी, सब तुमने दिया। और फिर सुया चाकू लेकर सुनहुई पर हमला करने के लिए दौड़ती है लेकिन ठीक उसी समय जियोंग बीच में आ जाता है। चाकू उसकी पीठ में धंस जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। खून बहता हुआ उसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो जाती है। सुनहुई खून में लथपथ हालत में घर भागती है और चीखती है कि जियोंग उसकी बाहों में मर गया। उसकी फुसफुसाती हुई बात सुनकर उसकी माँ का चेहरा पल भर में बदल जाता है खौफनाक शांति के साथ। सुनहुई बताती है कि उसका फोन और होमवर्क जियोंग के घर पर छूट गया था, ऐसा सबूत जो उसे हत्या में फंसा सकता था। पर उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं सब संभाल लूंगी और तुम भूल जाना कि तुम्हारा इस मर्डर में कोई हाथ था। और वो उसे कमरे में छोड़कर खिड़की बंद कर देती है और उसे कपड़े चेंज करने की कहकर वहाँ से चली जाती है।
अगली सुबह सुन हुई उठती है तो पाती है कि उसके सारे सामान सुरक्षित उसके कमरे में वापस रखे जा चुके हैं। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि जियोंग का घर रात में आग में जल गया और उसके माता पिता भी मर गए। सुन हुई का दिल बैठ जाता है, क्या उसकी माँ ने सब कुछ रात में मिटा दिया। अब उसे एहसास होता है परफेक्ट दिखने वाले उसके माता पिता असल में राक्षस हैं। उधर सुया आग की पुरानी जगह पर जाती है। एक डिटेक्टिव उसे देख लेता है और उसकी हर हरकत पर शक करने लगता है। वो सुया और जियोंग से जुड़े सभी लोगों की जांच करना शुरू कर देता है। सुन हुई का तनाव बढ़ने लगता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि समय सारे घाव भर देता है, लेकिन तभी पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। सुन हुई को स्वान नेकलेस मिलता है जो जियोंग ने इतना संभाल कर रखा था। उसके पिता के पास वो कैसे पहुंचा, सच जानकर सुन हुई की रूह कांप जाती है। घर में पूछताछ शुरू होती है। पुलिस पूछती है कि जियोंग की मौत की रात वो कहाँ थी। सुन हुई झूठ बोलती है कि वो घर पर थी और उसके माता पिता गर्व से उस झूठ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पुलिस के जाते ही उसके पिता का असली रूप सामने आता है। वो फुसफुसाता है, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज में प्यार नहीं, खतरनाक पागलपन था। उस दिन के बाद सुन हुई को पूरी तरीके से एहसास होता है उसके माता पिता परफेक्ट नहीं बल्कि खौफनाक राक्षस हैं। फिर उसे घर में एक सीक्रेट रूम का पता चलता है जहां आज तक उसके पेरेंट्स ने उसे जाने नहीं दिया था। सच्चाई उजागर करने के लिए वो अपने गार्डियन ह्यून से मदद मांगती है। ह्यून बाहर पहरा देगा और सुन हुई उस बंद कमरे की तलाश शुरू करती है। आखिरकार उसे एक चाबी मिल जाती है और वो उस फॉरबिडन रूम की ओर बढ़ती है। फॉरबिडन रूम की तरफ बढ़ते हुए सुन हुई के मन में बचपन की यादें तेजी से लौटने लगती है। उसे याद आता है एक बार बचपन में वह उस कमरे के करीब गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे एक खतरनाक नजर से रोक दिया था और उसे चेतावनी दी थी, कभी भी इस दरवाजे के पास मत आना। अब धड़कते दिल के साथ सुन हुई एक एक करके चाबियां आजमाती है, लेकिन कोई भी लॉक में फिट नहीं होती और तभी उसे एहसास होता है उसके माता पिता वापस आते ही होंगे। घबराकर वह एक सीढ़ी उठाती है और सेकंड फ्लोर की खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करती है। नीचे खड़ा ह्यून उसे समय देने के लिए उसके पिता का ध्यान भटकाने लगता है, पर खिड़की लॉक थी जिससे सुन हुई को अंदर जाने में वक्त लग रहा था। इसीलिए ह्यून कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और वो अजीब तरीके से कमाल का डांस करने लगता है। सुन हुई अंदर घुसती है और फॉरबिडन रूम में कदम रखते ही उसकी नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। फोटो में उसके दत्तक माता पिता खड़े थे, लेकिन उनके साथ एक और लड़का भी था, एक जवान लड़का जो उसके माता पिता का असली बेटा था। उसका भाई जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। उसका दिमाग घूमने लगता है, ये लड़का कौन था और इसका क्या हुआ। तभी उसे बाहर से दरवाजों की आवाज सुनाई देती है। उसके माता पिता घर में दाखिल हो रहे थे। माँ सुन हुई को आवाज लगाती है, पर जब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो उसे शक होता है। उनके कदमों में शक था, सन्नाटा उन्हें परेशान कर रहा था। पिता फॉरबिडन रूम की तरफ बढ़ते हैं, चाबी हाथ में लिए। अंतिम पल में सुन हुई बाथरूम से निकल कर आती है, शरीर पर टोलिया लपेटे जैसे अभी अभी नई हो, लेकिन माँ उसकी एक्टिंग नहीं मानती। रात को सुन हुई अपनी माँ से पूछती है, आपने मुझे गोद क्यों लिया। पहली बार उसकी माँ की चेहरे की परत उखड़ती है। गुस्से से भरी उसकी आंखें सुन हुई को बता देती है कि यह परिवार बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा दुनिया सोचती है। परफेक्ट माँ का नकाब टूटने लगता है और सुन हुई जान जाती है कि वह सच के करीब पहुँच रही है। सच्चाई खोजने के लिए वह अपनी दादी के विशाल महल जैसे घर में जाती है। फोटो दिखाकर वह पूछती है, यह लड़का कौन था। दादी का चेहरा बिगड़ जाता है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम जानकर क्या करोगी, तुम ना तो मेरी पोती हो और ना ही मेरा परिवार। सुन हुई कहती है कि माता पिता ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया और हमेशा मुझे उस कमरे में जाने से रोका, इसीलिए मुझे बताइए। पर दादी फिर से चिल्लाकर कहती है, चुप हो जाओ, तुम सन की हो, तुम्हारा खून अशुद्ध है, दोबारा फिर कभी यहाँ मत आना। गुस्से में वह एक फूलदान फेंक देती है। सुन हुई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ह्यून उसे जल्दी से लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वो एक बेंच पर बैठी होती है। ह्यून उसके लिए खाना लेकर आया होता है, साथ ही वो मरहम पट्टी भी लाया था क्योंकि उसके फूलदान के टुकड़ों से उसे चोट लग गई थी। ह्यून कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम्हारा परिवार बिल्कुल परफेक्ट होगा जैसे न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है, और वो उससे सुया के बारे में पूछता है कि आखिर वो कैसी लड़की है। सुन हुई कहती है कि आखिर तुम्हें क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि जब से वो आई है हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ जानती हो जो मुझसे छिपा रही हो। पर सुन हुई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। उसकी आंखों में पहली बार सुन हुई को किसी का सच्चा प्यार और चिंता दिखाई देती है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी दिखावे के। लेकिन खतरे कम नहीं होते। घर लौटकर उसके माता पिता उसकी चीजें खंगालने लगते हैं, उसकी डायरी तक पढ़ लेते हैं जिसमें सुन हुई ने अपनी नफरत साफ लिखी थी। उधर पुलिस को भी शक होने लगता है कि
सुनहुई का जुड़ाव कुछ अपराधों से हो सकता है। बेबस होकर सुनहुई पार्क में आकर ह्यून को सच्चाई बताती है। जियोंग की मौत वो सुया की वजह से हुई थी, वो एक हादसा था। ह्यून हैरान रह जाता है लेकिन उसे बचाने का वादा करता है। अगले दिन जब वो स्कूल में होती है तो उसे एक अननोन नंबर से मैसेज मिलता है, क्या तुम मुझसे 1 सेकंड के लिए गेट पर आकर मिल सकती हो। ह्यून भी ये सब देख लेता है। सुनहुई दौड़ती हुई गेट के पास पहुंचती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो उस नंबर पर कॉल भी करती है जिससे उसे मैसेज आया था, पर वो नंबर बंद आ रहा था। तभी उसे सड़क पर किसी की परछाई दिखती है, सुया जैसी। वह दौड़कर उसकी तरफ बढ़ती है और तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ती है। आखिरी सेकंड में ह्यून कूदकर उसे धक्का देता है और वो दोनों बच जाते हैं, पर ह्यून के चेहरे पर घाव आ गया था। उसकी सांसें हल्की सी चल रही होती है। सुनहुई चीखते हुए उसे पकड़े रहती है। ये हादसा था या किसी की सोची समझी कोशिश। ह्यून का इलाज किया जाता है। जांच में पता चलता है कि सुनहुई के पिता ने उसी मॉडल की काली कार किराए पर ली थी। वह कहता है कि कार उसके चलाने से पहले ही चोरी हो गया था, लेकिन सुनहुई अब उस पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि उसका पिता उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।